गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएनएस की क्लास। लास्ट क्लास में हमने बीएनएस में अभी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही जस्ट हमने स्टार्ट किया है। बेयर एक्ट तो अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किया। आज से हम स्टार्ट करेंगे बेयर एक्ट को, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि हम बीएनएस को आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम क्या कोशिश कर रहे थे, इसमें अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ टर्म्स होती है जो हमें पता होनी चाहिए क्योंकि बार बार यूज होंगी यहाँ पे। अभी तक हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ा, लास्ट टॉपिक भी जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ क्राइम। किसी भी क्राइम के कमिट होने के लिए, किसी भी अफेंस के फुलफिल होने के लिए उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सबसे जो दो बेसिक टर्म्स है वो क्या है, एक्टस रियाज और मेंजरिया। ये दोनों चीजें हर क्राइम में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें बताती है कि अगर कहीं पे एक्ट ही नहीं होगा, यानी कि एक्टस रियाज नहीं होगा या मेंजरिया नहीं होगा, यानी कि गिल्टी माइंड नहीं होगा, तो फिर वो अफेंस नहीं होगा। हम जब ये डिटेल में बीएनएस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारी इसमें ना जनरल एक्सेप्शंस वगैरह दिया हुआ है, या फिर कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शंस दिए जहां पे वो ऑफेंस पनिशेबल नहीं होगा। वो ऑफेंस आप जब ध्यान से देखोगे, मैं हर किसी में रिलेट करवाऊंगा क्यों पनिशेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे मेंजरिया वगैरह क्या होगा, एब्सेंट होगा। इस वजह से उसको हम एक्सेप्शंस में डाल देते होते हैं। तो हमने अभी तक ये पढ़ा, एक्टेस रियाज का मतलब होता है एक्ट विच आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एक्ट में क्या क्या आता है, एक्ट भी आएंगे और ओमिशंस भी आएंगे। एक्ट हो गए हमारे फिजिकल एक्ट, और ओमिशन हो गया जो हम अदरवाइज करने के लिए लाइबल थे बट हम उस चीज को नहीं कर रहे। एक्ट भी कवर हो गए, ओमिशन भी कवर हो गए। हमने ये पढ़ा एक्टस रियाज में कि इट मस्ट बी डायरेक्ट वॉलेंटरली डन। वॉलेंटरली क्या होता है वो हमने डिटेल में पढ़ लिया था। एक्टस रियाज जो होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, वॉलेंटरली होना चाहिए। एंड देयर मस्ट बी डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए किसके बीच में, एक्टस रियाज में और जो कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। फिर हमने मेंजरिया का टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। मेंजरिया हमने ये समझा कि मेंजरिया का मीनिंग तो गिल्टी माइंड होता है, बट पूरे बीएनएस में थ्रू आउट कहीं पे भी मेंजरिया टर्म यूज नहीं किया हुआ। पूरे बीएनएस में कहीं पे भी मेंजरिया टर्म नहीं यूज किया हुआ। इसके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स यूज किए हुए हैं, जैसे कि इंटेंशन होगा कहीं पे यूज, कहीं पे नॉलेज यूज किया होगा, रीजन टू बिलीव होगा, डिसऑनेस्ट होगा, फ्रॉडुलेंट होगा, नेग्लिजेंट होगा, रैशनेस होगा। तो ये सारे क्या हैं, ये मेंजरिया के शेड्स है। तो हमने ये सारे शेड्स एक एक करके पढ़ भी लिए थे, इसके बारे में लिख भी लिया हमने लास्ट क्लास में। सिर्फ एक टॉपिक हमारा रह गया था, फ्रॉडुलेंटली। हमने लास्ट क्लास में डिसऑनेस्टली तो पढ़ लिया था, 2:7 में हमें दिया हुआ है बीएनएस में। फ्रॉडुलेंटली हमारा रह गया था लिखने के लिए। 5 मिनट्स का टॉपिक है, बस ये खत्म हो जाएगा तो हम नया टॉपिक, यानी कि फिर हम बीएनएस स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये कह सकते हो। फिर बेयर में से बीएनएस स्टार्ट करें, अभी तो सिर्फ हम टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे थे। फ्रॉडुलेंटली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद इंटेंशन, डूइंग एनीथिंग विद इंटेंशन टू डी फ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। यानी कि मैं कुछ भी कर रहा हूं जहां पे मेरी इंटेंशन क्या है, डी फ्रॉड करने की सामने वाले को। डी फ्रॉड क्या होता है मैंने आपको मे बी लिखवाया होगा, नहीं लिखा तो अभी लिख लीजिए बेयर एक्ट के ऊपर। डी फ्रॉड का मतलब होता है डिसिप्शन प्लस इंजरी। डिसिप्शन प्लस इंजरी। अगर मैं डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, सामने वाले को डिसीव करना। किस तरह से आप डिसेप्शन कर सकते हो, मैं सामने वाले को कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे रहा हूं जो कि फॉल्स है, मुझे पता है वो फॉल्स है, बट सामने वाले को ये बिलीव करवा रहा हूं कि ये ट्रू है, और वो उसके कारण से वो एक्ट कर रहा है उसके ऊपर। तो ये मैं सामने वाले को क्या कर रहा हूँ, डिसीव कर रहा हूँ। तो डिसेप्शन से जब सामने वाले को इंजरी कॉज हो रही है, इंजरी मैंने आपको याद होगा बताया था उस दिन भी। इंजरी, इंजरी मीन्स 4 तरह के हार्म्स इसमें कवर हो रहे हैं। any harm whatever illegally caused to any person in body first, यानी कि पर्सन की बॉडी में अगर हम कोई हार्म कॉज कर रहे हैं वो भी इंजरी में आएगा। उसके माइंड में अगर कोई हम हार्म कॉज कर रहे हैं, बॉडी में नहीं माइंड में, वो भी इंजरी में आएगा। रेप्यूटेशन को हार्म कर रहे हैं उसको, वो भी इंजरी में आएगा। उसकी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहे हैं वो भी इंजरी में आएगा। चारों टर्म्स आपको याद रखनी। तो बस यही टॉपिक हमारा रह गया था, पहले हमने समझा हुआ है इसको, थोड़ा बहुत बेयर में से हमने पढ़ा था। 5 मिनट्स में इसको लिखने के बाद हम इसको खत्म कर रहे हैं, फिर हम नए टॉपिक पे आ रहे हैं, यानी कि बीएनएस फिर हम स्टार्ट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है आज। ठीक है, चलिए इसमें लिख लीजिए पहले। आपने मे बी हेडिंग बनाया होगा 6 पॉइंट, फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली सेक्शन 2(9) में हमें दिया हुआ है बीएनएस के, और सेक्शन 25 हुआ करता था आईपीसी का। इसमें लिखिए
fraudulently means an act done with intention to defraud. विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड। लास्ट क्लास में ना हमने डिसऑनेस्टली किया था। डिसऑनेस्टली में हमने क्या चीज वहां पे पढ़ी, वहां पे रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस कॉज करने की इंटेंशन होती थी। वो लिमिटेड है, कहाँ तक लिमिटेड है डिसऑनेस्टली, सिर्फ रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस तक, उससे बियॉन्ड नहीं जाता। बट यहाँ पे टर्म क्या यूज कर रहा है वो, डी फ्रॉड। इंटेंशन यहाँ पे देखो, अगर हम बोले एन एक्ट डन विद इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू वन पार्टी और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पार्टी, वो एक्ट मेरा क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, विद इंटेंशन टू डी फ्रॉड। अब ये डी फ्रॉड क्या होता है, ये बहुत वास्ट, बहुत वाइड टर्म है। डी फ्रॉड यहाँ पे हमें डिफाइन नहीं किया हुआ, क्यों, क्योंकि ये बहुत वाइड टर्म है। दोनों का अगर स्कोप देखा जाएगा तो ये जो फ्रॉडुलेंटली है इट इज वाइडर देन दी डिसऑनेस्टली। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दोनों में से कौन सा वाइड है और दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्रॉडुलेंटली इज वाइडर देन डिसऑनेस्टली। क्यों वाइड है इससे, भले ही हमने अभी पूरा नहीं पढ़ा, बट इतना तो हमें समझ आ रहा है ना कि जो डिसऑनेस्टली था वहां पे, यहाँ तक तो सेम है, वहां पे भी इंटेंशन होती थी, बट वहां की इंटेंशन सिर्फ एक ही पर्पस तक लिमिटेड है, रॉन्गफुल गेन टू वन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर, इससे बियॉन्ड तो नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे इंटेंशन मेरी गेन और लॉस की नहीं है, बस सामने वाले को डिसेप्शन क्रिएट करनी है, डीफ्रॉड करना है। डीफ्रॉड जब हम कर रहे हैं तो वो बहुत वास्ट वाइड टर्म है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसका स्कोप ज़्यादा है उससे, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स में बताया, भी लिखवाता हूँ वो भी आपको, ठीक है। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए असेंशियल्स, हेडिंग लिखना असेंशियल्स, फर्स्ट लिखिए, देयर मस्ट बी डिसेप्शन, देयर मस्ट बी डिसेप्शन ऑफ अ पर्सन बाय एक्यूज्ड। डिसेप्शन तो होनी जरूरी है। सेकेंड लिखिए, देयर मस्ट बी इंटेंशन, देयर मस्ट बी इंटेंशन टू कॉज डिसेप्शन बाय द एक्यूज्ड। खाली डिसेप्शन कॉज ना की हो, उस डिसेप्शन को कॉज करने की क्या होनी चाहिए, इंटेंशन भी होनी चाहिए। बेयर में लिखी हुई है ये चीज। नेक्स्ट लिखिए, समटाइम्स mere silence amounts to deception, sometime mere silence amounts to deception, that is where there is a duty to speak। ये कहाँ पढ़ा हुआ है, अदरवाइज हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते होते हैं इसको हम, है ना, ड्यूटी टू स्पीक। ये सब में क्या हम बात कर रहे हैं, ये डिसेप्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि डिसीव होने की बात कर रहे हैं बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी। डी लिखिए, देयर मस्ट बी एक्चुअल इंजरी, देयर मस्ट बी सम एक्चुअल इंजरी, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी, और some person must be exposed to risk of injury। ये कवर हो जाएंगे। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया इंजरी का। हमने पढ़ा ना इंटेंशन किस चीज़ की होनी चाहिए, डी फ्रॉड करने की। इंटेंशन है या नहीं है, इंटेंशन तो अलग चीज़ होगी ना, हम कैसे प्रूव करेंगे वो हमने वैसे अदरवाइज समझा हुआ है। यानी कि मेन क्या है, यहाँ पे डी फ्रॉड होना चाहिए, इंटेंशन के साथ सामने वाले का डी फ्रॉड करे। डी फ्रॉड क्या होता है, डिसेप्शन प्लस इंजरी, यानी कि ये जो पॉइंट्स है इनमें से कुछ एक होगा, और इंजरी अगर सामने वाले को कॉज हो रही है फिर बनेगा वो डी फ्रॉड। नीचे लिख भी लीजिए भले इसके, देयरफॉर डिसेप्शन इज इक्वल टू, सॉरी नहीं, डी फ्रॉड इज इक्वल टू डिसेप्शन प्लस इंजरी, डिसेप्शन प्लस इंजरी।
अब इनको दोनों को ना एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको ये चीज़ हमने ऊपर एक्सप्लेन तो नहीं किया कि डिसेप्शन होती क्या है, हमने तो ये बोला कि देयर मस्ट बी सम डिसेप्शन, इंटेंशन टू डिसीव होनी चाहिए, इवन साइलेंस में अमाउंट टू डिसेप्शन, यानी कि तीनों पॉइंट डिसेप्शन के हैं। फिर हम कह रहे कि सामने वाले को कुछ इंजरी हुई हो। फिर हमने बोला कि इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, वो डी फ्रॉड माना जाएगा, यानी कि वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट फुलफिल माना जाएगा। तो पहले अब हम डिटेल में ये समझ लेते हैं कि इंजरी क्या होता है और डिसेप्शन क्या होता है। जब ये दोनों चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगा, फिर डी फ्रॉड तो हमें अपने आप ही समझ आ गया। ठीक है, इसमें लिखिए, हेडिंग करना है इंजरी। कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 2:14 में। सेक्शन 2:14 में हमें इंजरी दिया हुआ है। इसमें लिखिए, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फिजिकल हार्म। ये नहीं कि एक पर्सन ने दूसरे को फिजिकल हार्म पहुंचाया और वही यहाँ पे इंजरी में कवर होगा। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फिजिकल हार्म। सेक्शन 2 क्लॉज 14 BNS ऑब्लिक सेक्शन 44 ऑफ IPC। आईपीसी में कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन क्या था? 44 covers all kinds of harms, all kinds of harms unlawfully caused to, unlawfully caused to the mind, the body, the reputation and the property, the property of person। हमें इंजरी का मीनिंग अभी तक ये समझ आया कि फिजिकल इंजरी तो होगी, ऑब्वियसली इंजरी, सिर्फ वही इंजरी नहीं है यहाँ पे। आपने सामने वाले के माइंड में कुछ हार्म पहुंचाया। माइंड में मतलब सामने वाले को, सपोज जैसे हम एक्सटॉर्शन में नहीं करते कि इतना पैसा दे देना नहीं तो तुझे मार दूंगा जान से, तो अभी आपने टच थोड़ा ना किया उसको, बट माइंड में तो उसके हार्म पहुंचा रहे हो ना। ये क्या होगा? ये इंजरी होगा, भले ही आप अभी सामने वाले को धमका रहे हो। बॉडी, बॉडी मतलब लड़ाई झगड़े में किसी को मार दिया तो वो तो डायरेक्ट हार्म हो रहा है किसको? बॉडी को, तो ये भी क्या हो गया? इंजरी हो गया। फिर रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन खराब कर रहे हो, चार लोगों के सामने बोल रहे हो कि ये XYZ जो पर्सन है ये तो बॉर्न ऐसा वैसा है, मतलब गलत बोल रहे हो उसके बारे में, जिससे उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है, वो भी क्या हो रहा है? उसको इंजरी हो रही है। या फिर प्रॉपर्टी, उसकी किसी की प्रॉपर्टी को तोड़ना फोड़ना, नुकसान पहुंचाना, वो भी क्या हो जाएगा? उस पर्टिकुलर पर्सन को हम क्या कर रहे हैं? इंजरी कॉज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको याद रखना है, इंजरी जो है वो लिमिटेड सिर्फ बॉडीली हार्म तक नहीं है। बॉडीली हार्म तो इंजरी रहेगा ही रहेगा, मैं किसी के माइंड में हार्म पहुंचा रहा हूँ, उसकी बॉडी के साथ हार्म कर रहा हूँ, रेपुटेशन को हार्म पहुंचा रहा हूँ, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा रहा हूँ, ये भी सब क्या आ जाएगा? इंजरी में कवर हो जाएगा। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, इंजरी टिप्स पे याद रख लेना क्या क्या इसमें कवर हो रहा है। इसके बाद लिखिए, देयरफॉर, therefore any injury must satisfy 4 conditions। जो ये इंजरी है ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी इंजरी मानी जाएगी। फर्स्ट, actus reus must be unlawfully caused in violation of law। यानी कि जो आप ये इंजरी कॉज कर रहे हो ना, ये अनलॉफुली होना चाहिए। लॉफुली अगर आप किसी के बारे में कुछ बोल बोल रहे हो वो नहीं होगा। आपने देखा कई बारी आपने अगर लाइव प्रोसीडिंग्स देखी होगी पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट में वो एक दूसरे को बहुत गलत बोल रहे होते हैं मिनिस्टर्स वगैरह, तो वहाँ पे रेपुटेशन भी तो खराब हो रही है, बट वहाँ पे वो अनलॉफुल नहीं है ना। वहाँ पे इम्यूनिटी है, प्रिविलेज मिला हुआ है कि आप ओपनली कुछ भी वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो, तो वो इसलिए अनलॉफुल नहीं है, तो वो वहाँ पे इंजरी में नहीं आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि आपने सामने वाले को इंजरी कॉज किया है। ठीक है, जहाँ पे इन वायलेशन ऑफ लॉ होगा तभी माना जाएगा। बी लिखिए, एक्टस रियास
of accused must result in harmful consequences। आपका एक तो अनलॉफुली कॉज्ड किया आपने उसको इन वायलेशन ऑफ लॉ, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो हार्मफुल होने चाहिए। हार्मफुल मतलब कब होंगे? जब ऑब्वियस सी बात है उसको नुकसान कब पहुंचेगा, जब कोई वो उसमें पिनलाइज किया हुआ है उस चीज़ को, उसके लिए कोई पनिशमेंट दिया हुआ है। लाइक अगर आप किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचा रहे हो तो डेफामेशन का एक स्पेसिफिक ऑफेंस बनाया हुआ है, तो वो तो हार्मफुल कॉजेज ही है ना उसके लिए। फिर आगे सी लिखिए, रिजल्टेड हार्म from that actus reus must relate to any of these four, that is mind, body, reputation and property। Last, in any case, act of accused must be intentional act। इंटेंशनल एक्ट होना चाहिए, तभी तो इंटेंशनल डिफ्रॉड बनेगा। वो फ्रॉडुलेंटली में लिखा हुआ था ना, इंटेंशन टू डिफ्रॉड। तो जब एक्ट इंटेंशनल होगा सामने वाले का, तभी वो फिर आगे जाके इंटेंशनल डिफ्रॉड बन पाएगा। डिसेप्शन लिखिए। ये हमने इंजरी के बारे में पढ़ा, अब हम लिख रहे हैं डिसेप्शन, क्योंकि इंजरी प्लस डिसेप्शन मिलके बनेगा डिफ्रॉड। मीनिंग लिखिए, टू मिसलेड अ पर्सन और to lead a person into error of judgment or to make a person to believe true what is false। जो गलत है हम उसको भी उसको सच मानने के लिए कह रहे हैं, बिलीव करवा रहे हैं उसको। ठीक है, टू मेक अ पर्सन टू बिलीव फॉल्स विच इज ट्रू। जो सही है उसको बिलीव करवा रहे हैं कि ये गलत है। इन सब चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं? सामने वाले से डिसेप्शन कर रहे हैं। डिसेप्शन, मेरी सपोज कीजिए मुझे पता है ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो मेरी नहीं है, मिस्टर एक्स की है। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मेरी है, किसी ने खरीदनी है आप में से। आप कहते हो कि कैसे आपकी है, मैंने कुछ जाली आपको पेपर भी दिखा दिया कि देखो मेरी प्रॉपर्टी है। इंटेंशन मेरी क्या है यहाँ पे? मुझे पता है कि ये स्टेटमेंट मैं गलत दे रहा हूँ, ये मतलब गलत है, मैं आपको बिलीव करवा रहा हूँ कि इट इज ट्रू। तो मैं क्या कर रहा हूँ? आपको डिसेप्शन ही तो कर रहा हूँ आपके साथ। मेरी इंटेंशन क्या है? डिसेप्शन करने की है। अब डिसेप्शन यहाँ पे पूरी होगी। इंजरी कब होगी? जब वो आपके ऊपर हार्मफुल होगी। आपने सुना कि हाँ मैं आपको कह रहा हूँ किसी ने खरीदनी है, बट आपने ट्रस्ट नहीं किया, आपने नहीं खरीदा, वो मेरे से प्रॉपर्टी नहीं मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए, तब थोड़ा ना इंजरी कॉज हुई आपको। बट अगर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि हाँ मुझे ये प्रॉपर्टी परचेज करनी है, और मैंने आपसे पैसा वगैरह भी ले लिया, बाद में पता चलता है कि नहीं वो तो प्रॉपर्टी मेरी ही नहीं थी, तो यहाँ पे डिसेप्शन मेरे एंड पे हो गया। इंटेंशन टू डिसीव था, यहाँ पे मेरे एंड पे डिसेप्शन हो गया। आपको इंजरी भी तो कॉज हो रही है। यहाँ पे इंजरी आपकी प्रॉपर्टी हो गया, जो पैसा आप मुझे दे रहे हो, या फिर माइंड वगैरह के साथ भी इंजरी हो रही है आपके। मेंटली भी तो आपको टॉर्चर किया जा रहा है एक तरह से, कि हाँ आप जब पैसा दोगे तो मेंटली भी डिस्टर्ब रहोगे। तो इंजरी भी हो गया और डिसेप्शन भी हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? डी फ्रॉड। इंटेंशन क्या थी यहाँ पे मेरी सामने वाले को डी फ्रॉड करने की। तो जब इंटेंशन टू डी फ्रॉड मैं कुछ कोई एक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा ये एक्ट क्या हो जाएगा? फ्रॉडुलेंटली हो जाएगा। ठीक है, जब हम कल को ऑफेंसेस पढ़ेंगे ना, वहां पे ये हम टर्म्स पढ़ने वाले हैं। लाइक सपोज हम चिटिंग का ऑफेंस पढ़ते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं उसको, फॉर्जरी वगैरह का ऑफेंस अगर कल को हम पढ़ते हैं, वहां पे ये चीजें हम पढ़ेंगे। फ्रॉडुलेंटली भी लिखा होगा वहां पे, डिसऑनेस्टली भी लिखा होगा।
तो जहाँ पे फ्रॉडुलेंटली लिख दिया जिसके आगे, तो हमें समझ आना चाहिए वहाँ पे कि हाँ फ्रॉडुलेंटली है, तो मुझे फ्रॉडुलेंटली पहले यहाँ पे इंग्रेडिएंट फुलफिल होना चाहिए। जब कोर्ट में एक्चुअल में केसेस चलते हैं ना, इतने इतने पॉइंट के ऊपर बहस चलती होती है। कल को जब आप जज बन जाओगे, आप ये मत सोचना इन जनरल मुझे समझ आ गया कि ये ऑफेंस के ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वहाँ पे वो बताएगा, आप जो एक्यूज्ड का जो काउंसिल होगा, यानी कि जो डिफेंस काउंसिल होगा, वो अपने एक्यूज को कैसे बचाएगा? ऐसे ही तो बचाएगा, बोलेगा सर इसकी तो इंटेंशन ही नहीं थी, यहाँ पे तो फ्रॉडुलेंटली ही नहीं है इसका ये एक्ट जो है। तो मैं कैसे समझूंगा फ्रॉडुलेंटली है या नहीं है, जब मुझे पता होगा फ्रॉडुलेंटली होता क्या है? तो वही चीज़ हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सिंपल बस इतना याद रखना है कि फ्रॉडुलेंटली मीन्स फ्रॉडुलेंटली तब होगा जब मेरा कोई एक्ट इंटेंशन टू डी फ्रॉड के साथ किया जाएगा। अब डी फ्रॉड क्या होता है? इट इज इक्वल टू डिसेप्शन प्लस इंजरी। अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग हुआ तो वो डी फ्रॉड ही नहीं हो पाएगा, डी फ्रॉड नहीं है तो वो फ्रॉडुलेंटली नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें लिखिए फर्दर कंपोनेंट्स ऑफ डिसेप्शन। कंपोनेंट्स ऑफ डिसेप्शन, फर्स्ट लिखिए मेकिंग false statement, making false statement, false conduct or false impression. Second, accused is aware of that falsehood. हम किसी को फॉल्स स्टेटमेंट कर रहे हैं। फॉल्स स्टेटमेंट देखो एक वाइडर टर्म है। कोई चीज़ ट्रू थी, मैं उसको कह रहा हूँ नहीं नहीं ये तो गलत है, मैं सच को गलत उसको बिलीव करने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, तो ये भी मेरी फॉल्स स्टेटमेंट हुई। मैं गलत को सच उसको ट्रस्ट करवा रहा हूँ, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हुई। तो मेरी तरफ से क्या आ रहा है वहां पे? फॉल्स स्टेटमेंट आ रही है, फॉल्स कंडक्ट है या फॉल्स मेरा इंप्रेशन है। एक्यूज्ड इज अवेयर, मतलब मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं खुद अवेयर हूँ कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है मेरी मेरी तरफ से। ठीक है। थर्ड, पर्सन टू whom it is made is not aware of that falsehood. जो एक्यूज्ड है वो तो अवेयर है, बट जिसको वो स्टेटमेंट की जा रही है वो अवेयर नहीं है, वो इनोसेंटली उसके ऊपर बिलीव कर रहा है, तभी तो डिसेप्शन होगा। सामने वाले को भी पता है, आपको भी पता है, फिर तो डिसेप्शन हुआ ही नहीं ना। डिसेप्शन तब होगा जब सामने वाला इनोसेंट है और आप कुछ गलत स्टेटमेंट उसको बिलीव करवा रहे हो कि नहीं यही सच है, और वो आपकी स्टेटमेंट के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि मेरे ताजमहल मेरा है, मैंने सेल करना है, खरीदना है किसी ने, तो आपको पता है कि मेरा है ही नहीं है, तो यहाँ पे तो डिसेप्शन नहीं हो रही है। अगर आप कहते हो कि हाँ आई एम रेडी टू परचेज, तो यहाँ कोई डिसेप्शन नहीं है क्योंकि यू आर अवेयर। डिसेप्शन तब होगी मैं कहता हूँ ये पर्टिकुलर ये बिल्डिंग जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरी है। हाँ यहाँ हो सकता है आप बिलीव कर जाओ, मैं कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ या कुछ, तो आप बिलीव कर जाओगे, क्योंकि अदरवाइज तो आपको नहीं पता ना ये बिल्डिंग किसकी है। तो आप यहाँ बिलीव कर रहे हो तो वो डिसेप्शन हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है फिर आगे क्या सिचुएशन है। इसमें लिखिए फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल किसके हैं ये? एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली, क्योंकि हम फ्रॉडुलेंटली ही तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। कीवर्ड टेम्पटर वाला मतलब लेट दी बायर बी अवेयर, कैसे मतलब? हम्म, नहीं डिसेप्शन तो तब होगी जब आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रही है, और जो साइलेंस है वो फिर रेयर सिचुएशन में डिसेप्शन होती है जहाँ पे आपके फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। कीवियर टेम्पटर में क्या होता है? लेट दी बायर बी अवेयर। अब वो आया, उसने बोला कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, या कुछ बोला भी नहीं, उसने बोला ये पैक कर दो, तो आप थोड़ा ना रिस्पॉन्सिबल हो उसको क्या चाहिए, आपने तो कोई स्टेटमेंट की नहीं उसमें। ठीक है, डिसेप्शन आपकी इंटेंशन होनी चाहिए सामने वाले को इंजरी पहुंचाने की, तब जाके क्रिमिनल एक्ट में बनेगा वो। अब नॉर्मल कोई परचेज कर रहा है किसी शॉप में जाके, गुड्स वगैरह परचेज कर रहे हो, उसने आपको गलत दे दिया,
तो वहाँ पे इंटेंशन उसकी इंजरी कॉज करने की थोड़ा ना, आपको वो तो कहेगा मेरी इंटेंशन तो सिर्फ मेरे को अपना प्रोडक्ट सेल करने की थी। जब सामने वाले की इंटेंशन डिसेप्शन कॉज करने की है सामने वाले को, तब जाके वो फिर क्रिमिनल उसमें एक्ट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा वो। ठीक है, इसमें लिखिए फॉर्जरी या फिर इंश्योरेंस फ्रॉड। फॉर्जरी वगैरह क्या होता है, हम सपोज कीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, बैंक से लोन लेना है, तो बैंक को आपने क्या किया, अपनी बैंक स्टेटमेंट या अपने जो इनकम स्टेटमेंट दे रहे हो वो उसमें एडिटिंग वगैरह करके गलत पकड़ा दिया उनको। तो यहाँ पे जो आप उसको क्या कर रहे हो, उनको बिलीव करवा रहे हो स्टेटमेंट के ऊपर कि मेरी तो इनकम इतनी है, देखो मेरी पेइंग कैपेसिटी है, मैं आपको रीपे कर दूंगा। हालांकि वो आपकी स्टेटमेंट ही नहीं है, आपने उसके साथ क्या किया हुआ है, छेड़छाड़ किया हुआ है, ताकि बैंक आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए और आपको लोन वगैरह दे दे। तो आप उसके साथ क्या कमिट कर रहे हो, यहाँ पे आपका जो एक्ट है वो क्या हो जाएगा, फ्रॉडुलेंटली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप डिसीव भी करना चाह रहे हो उसको। ठीक है, इंटेंशन टू डिसीव है और इंजरी भी कॉज हो रही है सामने वाले को। तो आपने अगर ऐसा कुछ किया तो ये बेसिकली फॉर्जरी का ऑफेंस होता है, लेटर ऑन जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे ही इंश्योरेंस फ्रॉड जो होते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस वगैरह भी हम कराते हैं, उसमें जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं वो सही से डिस्क्लोज नहीं करते होते हैं, वो भी सारा इसमें कवर होगा। अभी हम क्या समझना चाह रहे थे, पूरे समझना चाह क्या रहे थे, खत्म हो गया ये टॉपिक। हमने क्या समझा यहाँ पे, हमने फ्रॉडुलेंटली का मीनिंग इसलिए समझा क्योंकि आने वाले उसमें जब जैसे फॉर्जरी हम पढ़ेंगे या और हम ऑफेंसेस पढ़ेंगे, वहां पे बार बार लिखा होगा कि यहाँ पे जो है फ्रॉडुलेंटली आपका अगर एक्ट है तो ये ऑफेंस मेड आउट होगा। तो वहां हमें फ्रॉडुलेंटली दोबारा समझने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं से समझ आ गया कि फ्रॉडुलेंटली का मतलब होता है जब मेरी इंटेंशन हो डीफ्रॉड करने की, और डीफ्रॉड क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया। अब डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली में क्या डिफरेंस है, डिसऑनेस्टली में इंटेंशन क्या होती है, रॉन्गफुल गेन कॉज करने की और रॉन्गफुल लॉस की। एक पार्टी को लॉस हो रहा है, दूसरे को गेन हो रहा है, बस वहीं तक लिमिटेड है वो। अगर मेरा किसी को लॉस और गेन नहीं करने की इंटेंशन है, बट मैं फिर भी क्या कर रहा हूं, सामने वाले को डी फ्रॉड कर रहा हूं, जो कि उससे वाइडर हो जाएगा। मतलब देयर कैन बी सिचुएशन कि रॉन्गफुल गेन और लॉस करके भी मैं डी फ्रॉड कर रहा हूं, तो वो उसमें कवर हो जाएगा फ्रॉडुलेंटली में। ठीक है, बट अदरवाइज जब दोनों का स्कोप देखोगे आप, तो फ्रॉडुलेंटली जो है वो वाइडर देन है डिसऑनेस्टली। 2(9) के सामने बेयर एक्ट में लिखिए, प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। 2(9) जहां पे आपको लिखा हुआ है, फ्रॉडुलेंटली हमेशा हम 2(7) के साथ पढ़ेंगे, यानी कि डिसऑनेस्टली के साथ पढ़ेंगे। बस इतना लिख लेना, द टर्म फ्रॉडुलेंटली इज वाइडर देन द टर्म डिसऑनेस्टली, वाइडर देन द टर्म डिसऑनेस्टली। नोट्स में लिखिए डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली। ये 5 मार्क्स में एक बार ही पूछा जा चुका है आपसे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टर्म फ्रॉडुलेंटली एंड डिसऑनेस्टली, मीनिंग तो दोनों का आपको क्लियर हो गया, डिटेल में लिख भी पाओगे आप वहां पे। डिफरेंस के लिए केस लिखिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रविंदर सिंह, 2011 सुप्रीम कोर्ट। हेल्ड में लिखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेल्ड में लिखिए, वाइल द टर्म dishonestly as defined under section 24 ऑफ आईपीसी, ब्रैकेट्स में लिखना नाउ, कौन सा सेक्शन है, 27 ऑफ बीएनएस, टॉक्स अबाउट, किस चीज की बात करता है डिसऑनेस्टली, रॉन्गफुल रॉन्गफुल लॉस टू अनदर एंड wrongful gain टू वन। एक पार्टी को wrongful गेन हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। द एक्सप्रेशन फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंटली
इज वाइडर। पहले हमने डिसऑनेस्टली का उन्होंने बताया, वो कहते हैं कि डिसऑनेस्टली तो सिर्फ लिमिटेड है रॉन्गफुल लॉस तक और रॉन्गफुल गेन तक, उससे बियॉन्ड वो बात नहीं करता है। बट द एक्सप्रेशन फ्रॉडुलेंटली इज वाइडर एंड इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ इंजरी, includes any kind of injury, harm to body, mind, reputation और प्रॉपर्टी। रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो ये एक्सप्रेशन वाइडर हो गया, देयरफॉर द टर्म फ्रॉडुलेंटली इज वाइडर देन द टर्म डिसऑनेस्टली। अगर इनके इस डिफरेंस आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो टर्म है ये वाइडर है डिसऑनेस्टली से। अगर आप एक बारी बेयर में से देखोगे, ये देखो क्या लिखा था, डिसऑनेस्टली मींस डूइंग एनीथिंग विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग। यहाँ पे इंटेंशन किस चीज की है? कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, बस यहीं तक ही लिमिटेड है। वहां पे हमारा इंटेंशन क्या है? वहां पे तो हम इंजरी कॉज करने की इंटेंशन है। डिफ्रॉड में इंजरी तो अपने आप ही आ गया ना, डिसेप्शन भी आ गया, इंजरी भी आ गया, और इंजरी जो है वो बहुत वाइडर है, उसमें चारों चीजें कवर हो रही है। तो ऑब्वियस ही बात है फ्रॉडुलेंटली क्या हुआ? वाइडर हुआ। ठीक है, अगर 5 मार्क्स में पूछा जाता है। हाँ। नहीं, वो डिपेंड करता है ना, अगर आपने फ्रॉडुलेंटली में सामने वाले के माइंड को ही सिर्फ हार्म पहुंचाया, इंजरी तो कवर हो जाएगी, उसमें भी हार्म सिर्फ प्रॉपर्टी को नहीं कर रहे हैं। बट जब आप वहां करोगे रॉन्गफुल गेन और लॉस करोगे, वहां तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को होता है ना। अगर आप इनकी डेफिनेशन पढ़ोगे, रॉन्गफुल गेन निकालो एक बारी। 236(7). रॉन्गफुल गेन मीन्स गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, यहाँ पे अनलॉफुल मीन्स होगा ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। तो वहां पे स्पेसिफिकली वो प्रॉपर्टी टर्म यहाँ पे यूज कर रहा है। डिसऑनेस्टली के लिए जब हम कर रहे हैं ऑफेंसेस, जब हम उसमें कवर कर, लिखा हुआ है ना, देखो डिसऑनेस्टली क्या होता है वो हमें क्लियर हो गया ऊपर। डिसऑनेस्टली क्या होता है? जब हम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या फिर सॉरी पर्टिकुलर रॉन्गफुल गेन या फिर रॉन्गफुल लॉस कर रहे हैं किसी पर्सन को। तो वापस अगर रॉन्गफुल गेन और लॉस पे आएंगे तो वो स्ट्रिक्टली किसके रिगार्डिंग कह रहे हैं? लॉस में भी देखिए, रॉन्गफुल लॉस मींस द लॉस बाय अनलॉफुल मींस। अनलॉफुल मींस तो होंगे ही किसके? ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लॉसिंग इज इट इज लीगली एंटाइटल्ड। तो ये स्ट्रिक्टली जो है वो प्रॉपर्टी के आसपास चलते हैं। जितने भी हम अभी आगे चल के हम ना ऑफेंसेस को डिवाइड करने वाले हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी अलग करेंगे, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी अलग करेंगे। तो जितने भी प्रॉपर्टी वाले ऑफेंसेस होंगे, तो जो ये डिसऑनेस्टली हम पढ़ रहे हैं वो उसके आसपास ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, अब ये खत्म हो गया। अभी तक हमने क्लासेस में क्या किया? अभी तक की क्लास में हमने सिर्फ एक जर्नल बेस बनाया है। जो पिछले वीक से हम क्लासेस कर रहे हैं, हमने बेस बनाने की कोशिश की है कि बेसिकली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। और अब ये जो छोटी छोटी टर्म्स है, जैसे हम जितने भी ऑफेंसेस पढ़ेंगे, सब में एक्टस रियाज भी आएगा, सब में मेंजरिया भी आएगा। तो मुझे वो मेंजरिया वाला जो शेड होगा ना, आपको वो अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझ आ गया मेंजरिया होता क्या है। मेंजरिया के जो शेड्स हैं वो हमने एक एक करके डिफरेंट 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 डिटेल में डिस्कस भी कर लिया और लिख भी लिया उसको। ठीक है, तो हम नया टॉपिक यानी कि बीएनएस स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम सेक्शन 100 निकालना एक बारी। ये टॉपिक को टाइम लगेगा, यानी कि इस पूरे वीक में हम सिर्फ यही टॉपिक कर रहे होंगे पूरे बीएनएस में। अब हम बीएनएस स्टार्ट कर रहे हैं, अब से स्टार्ट कर रहे हैं बीएनएस। ठीक है, पूरे बीएनएस में जितने भी ऑफेंसेस हैं ना, वो हेडिंग वाइज डिवाइडेड है। अब तो बहुत सिस्टमेटिकल कर दिया इन्होंने, मतलब जब से ये नए लॉज आए हैं
ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन अलग से दिया हुआ है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन आपको अलग से मिलेगा, ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी अलग दिया हुआ है, प्रॉपर्टी के साथ ऑफेंसेस अलग दिए हुए हैं, स्टेट के साथ जो ऑफेंसेस हो रहे हैं वो अलग हैं, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के साथ जो ऑफेंसेस हो रहे हैं अलग है। हर हर किसी की सेपरेट सेपरेट क्या है, मतलब हेडिंग बना के उसमें उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, आप ये कह लो कि चांस ही नहीं है कि इसके बिना आपका पेपर सेट हो जाए। ऑफेंसेस कौन कौन से, दो हम करेंगे डिटेल में, करेंगे तो सारे ही, बट इसके बिना एग्जाम नहीं आपका सेट हो सकता, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी प्लस ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, यही मेजर पोर्शन जो है हमारा आईपीसी का, इसी में ही खत्म हो जाएगा बीएनएस का, और सबसे ज़्यादा यहीं से आपसे पूछा जाएगा। और ट्रस्ट में कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं अगर आपको वो बेस आपको क्लियर है कि मेंजरिया होता क्या है। अब आप समझिए, एक ऑफेंस हमारे पास होता है, देखो क्या हेडिंग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग दी ह्यूमन बॉडी। ये जो अब हम ऑफेंसेस पढ़ रहे हैं कौन से चैप्टर में, चैप्टर 6 में। जितने भी ऑफेंसेस हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे ये सारे ऑफेंसेस कौन से हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट दी बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेस है यहाँ पे। प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी की चोरी कर लिया, रॉबरी कर लिया, वो वाले ऑफेंसेस अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, बॉडी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑफेंस है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग दी लाइफ, उसमें भी सब हेडिंग बनाया हुआ है उसने कि लाइफ को कौन कौन से ऑफेंसेस अफेक्ट कर रहे हैं। लाइफ मतलब सामने वाले की जान जा रही है इसमें। सबसे पहला ऑफेंस हमारे पास है कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 299 आईपीसी का हुआ करता था हमारे पास, अभी क्या हो गया, सेक्शन 100। आपने जब लॉ किया था, एलएलबी किया था, तब भी हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते होते हैं, बट इतनी डिटेल में आपने तब नहीं पढ़ा होगा जितना अब हम इसके बीच में जाएंगे। एट दी एंड, जब ये 1 वीक लगेगा इस टॉपिक को करवाने में, एट दी एंड आपको ये क्रिस्टल क्लियर होगा कि मर्डर कब माना जाता है और कल्पेबल होमिसाइड कब होता है। हमने किस तरह से किसी प्रोपोजिशन में इसको देखना है कि मर्डर बन रहा है या फिर कल्पेबल होमिसाइड बन रहा है। हम वो भी गलत, कहीं कहीं नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसको भी गलत तरीके से देखते होते हैं। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, हम डायरेक्ट देखते हैं अच्छा मर्डर बन रहा है, मर्डर बना दिया, ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले हमेशा हमेशा हमें क्या चेक करना है, कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड वाइडर टर्म है। होता क्या कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है, होमिसाइड क्या होता है, होमी साइडो या साइड, होमी का मीन्स हुआ ह्यूमन बीइंग, इसका मतलब होता है किलिंग, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या हुआ, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग जब दूसरे ह्यूमन बीइंग को मार रहा है, जैसे कल्पेबल होमिसाइड हो गया, मर्डर हो गया, डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस हो गया, डाउरी डेथ हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें डेथ ही कॉज हो रही है, एक ह्यूमन बीइंग ही दूसरे ह्यूमन बीइंग को मार रहा है, यानी कि सारे ऑफेंसेस कौन से हैं, सामने वाले की बॉडी के अगेंस्ट हो रहे हैं। उस बॉडी में भी सबसे पहले क्या है, अफेक्टिंग दी लाइफ ऑफ अनदर पर्सन। तो ये टॉपिक हम पहले उठा रहे हैं, इसमें से दो पोर्शंस हम पहले कर रहे हैं। पहला क्या है हमारे पास, कल्पेबल होमिसाइड, और फिर इसके बाद करेंगे हम मर्डर, ठीक है। अब आपको ये समझना, कल्पेबल होमिसाइड अगर समझ आ जाएगा, मर्डर अपने आप समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। मर्डर कुछ और नहीं, सिर्फ ग्रेव फॉर्म होती है कल्पेबल होमिसाइड की। मर्डर जो होता है वो क्या हो जाएगा, ग्रेव फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो पहले अगर मैं कल्पेबल होमिसाइड समझ लूंगा तो मैं उसकी ग्रेव फॉर्म समझने में तो ईजी हो जाएगा मेरे लिए, है ना। तो कल्पेबल होमिसाइड देखिए क्या होता है, आपको ये तो क्लियर हो गया ना, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग। जितने भी मर्डर हैं, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर। समझिए, ये अगर ये है मेरे पास कल्पेबल होमिसाइड, तो इसमें से इतना सा पोर्शन हो जाएगा मर्डर का। तो जितने भी मर्डर हैं, ऑल मर्डर्स आर पार्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, बट ये जो रह गए हैं यहाँ पे, ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे किलिंग हो रही है ह्यूमन बीइंग की बाय ह्यूमन बीइंग। ये जो है ये ग्रेवेस्ट फॉर्म है, ग्रेवेस्ट मतलब मर्डर, नाम से पता चल रहा है ना। ये ग्रेव नहीं होगा, बट एक पर्सन ने सामने वाले को मार दिया। इंग्रेडिएंट्स क्या है, ध्यान से देखिए कल्पेबल होमिसाइड के, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, फर्स्ट इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले तो देखिए whoever लिखा हुआ है, whoever मतलब कोई भी पर्सन की बात हो रही है। causes death, डेथ किसकी कॉज करने की बात कर रहा है, ऑफ एनी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन मतलब कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन नहीं होना चाहिए, एनी पर्सन।
किसी की भी डेथ कॉज हो रही है, हुएवर, कोई भी डेथ कॉज कर रहा है, किसकी डेथ कॉज हो रही है, कॉजेज डेथ एनी पर्सन, ऑफ एनी पर्सन लिखा नहीं है बट इसकी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं आपको, ऑफ एनी पर्सन बाय डूइंग एन एक्ट। अब ये एक्ट, बाय डूइंग एन एक्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या चीज हुई, एक्टस रियाज। क्राइम में दो चीजें होती हैं, एक्टस रियाज और मेंस रिया, तो इसका एक्टस रियाज तो यहीं पे बता दिया उसने कि हुएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट। आप अपना एक्ट करके, एक्ट क्या होता है, फिजिकल एक्ट हो सकता है, ओमिशन हो सकता है, वो एक्ट क्या होना चाहिए, वॉलेंटरली होना चाहिए, डायरेक्ट लिंक होना चाहिए एक्टस रियाज में और कॉन्सिक्वेंसेज में, वो कंडीशन तो फुलफिल होनी ही है यहाँ पे। तो आपने कोई एक्ट किया जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है, डेथ ऑफ अनदर पर्सन। तो जब भी किसी की डेथ हो रही है सामने वाले की, हमें देखना है कि क्या वो कल्पेबल होमिसाइड तो नहीं है, सबसे पहले यही चेक करना है हमने। और कल्पेबल होमिसाइड के लिए सबसे पहले चीज तो हमारी यहां तक क्या होगी, एक्टस रियाज। फिर आगे देखिए सेकंड, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो ये इंटेंशन क्या चीज बता रही है हमें, मेंजरिया, मेंजरिया का तो शेड है ना, मेंजरिया में क्या क्या आता है, इंटेंशन आ जाती है, नॉलेज आ जाती है, और भी बहुत सारी चीजें, तो यहाँ पे इंटेंशन और नॉलेज कवर हो रही है। तो अगर मैं किसी की डेथ कॉज कर रहा हूं, मेरी इंटेंशन है वहां पे टू कॉज डेथ ऑफ एनी पर्सन, तो इंटेंशनली अगर मैं डेथ कॉज कर रहा हूं तो यहाँ पे कवर हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। और आगे देखिए कॉमा, और या तो मेरी इंटेंशन है सामने वाले की डेथ कॉज करने की, सेकंड ध्यान से देखना, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी। यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या, ध्यान से देखिए, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग क्या था, डेथ, यहां पे मेरी डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं है। सेकंड वाले में वो क्या कह रहा है आपको, कहते हैं इंटेंशन तो है बट किस चीज को कॉज करने की, सच बॉडीली इंजरी, मैं उसको मारना नहीं चाहता बट मैं उसको बॉडीली इंजरी कॉज करना चाहता हूं। किस तरह की बॉडीली इंजरी, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। मैं नहीं चाहता कि मैं सामने वाले को मारूं, बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको ऐसी इंजरी कॉज कर रहा हूं, मेरी इंजरी है कि इसको मैंने मारना है, मैं उसके सर पे मार रहा हूं, तो मेरी सिर्फ इतनी सी इंटेंशन है, वहां पे जान से मारने की नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं इसके सर पे मारूं और इसको यहीं पे बेहोश कर दूं। तो मेरी इंजरी मतलब मेरी इंटेंशन क्या है वहां पे, उसको एक पर्टिकुलर इंजरी कॉज करने की। अब वो जो इंजरी मैंने कॉज किया, मेरी इंटेंशन मारने की नहीं थी, बट वो जो इंजरी है दैट मस्ट बी, अगर वो एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, अगर वो लाइकली टू कॉज डेथ होगी, लाइकली मतलब हम इसको ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन के उसमें सोचेंगे कि इन पर्टिकुलर सिचुएशन क्या ये इंजरी किसी की जान ले सकती है या नहीं ले सकती है। आप समझिए, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूफ करना होगा, सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने इसको सर पे मारा और इसकी इंटेंशन थी उसके सर पे इंजरी कॉज करने की। उसको ये नहीं प्रूफ करना कि इस पर्सन की इंटेंशन थी उसकी डेथ कॉज करने की, हमें सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि इसने जो उसको मारा है इसकी इंटेंशन है यहाँ पे उसको उस पर्टिकुलर जो इंजरी कॉज किया उस इंजरी कॉज करने की इंटेंशन थी। मैंने इतना प्रूफ कर दिया, दैट इज सफिशिएंट। अब कोर्ट इसमें सब्जेक्टिवली नहीं ऑब्जेक्टिवली यहाँ पे चेक कर रहा है क्या, कि क्या वो इंजरी इन पर्टिकुलर सिचुएशन लाइकली टू कॉज डेथ है या नहीं है। आप समझिए, सपोज अब किसी ने किसी के सर पे, जैसे मैंने आपको बताया, सर पे रॉड से मारा, एक बारी नहीं 5-6 बारी मारा, तो यहाँ पे वो कहता है मेरी सिर्फ इंटेंशन थी इसको इंजरी कॉज करने की। हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि उसकी इंटेंशन, उसको चाहे हम ये नहीं प्रूव कर पा रहे कि उसको जान से मारने की इंटेंशन थी, क्योंकि वो प्रूफ करना नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, क्योंकि इंटेंशन जो होती है अंदर ही अंदर क्या होती है, इनकलकेट होती है। इंटेंशन हम डायरेक्टली तो प्रूव नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें सारी चीजें क्या देनी पड़ेगी, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, वो हमने पढ़ा था थोड़ा सा। तो अगर मैं इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं प्रूव कर पा रहा, मैंने इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी भी प्रूव कर दिया, उतना भी काफी है। बस वो बॉडीली इंजरी कौन सी होनी चाहिए, लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली टू कॉज डेथ होनी चाहिए। अब फिर उसके बाद थर्ड, और विद द नॉलेज, यहाँ पे इंटेंशन नहीं है, थर्ड वाले में क्या आ रहा है, नॉलेज का पार्ट आ रहा है यहाँ पे। वो पहले दो में क्या हुआ, हमारे पास मेंजरिया वाले पार्ट में इंटेंशन था, पहले वाले में इंटेंशन थी किस चीज को कॉज करने की, डायरेक्टली डेथ कॉज करने की। दूसरे वाले में इंटेंशन थी मेरी अगर डेथ नहीं कॉज करनी, सामने वाले की इंटेंशन क्या है, सामने वाले को बॉडीली इंजरी पहुंचाना, उतना ही काफी है।
बस वो जो बॉडीली इंजरी मैंने पहुंचाई है, इट मस्ट बी लाइकली टू कॉज डेथ, इट मस्ट बी लाइक, अगर इतना प्रूव हो जाता है दैट इज सफिशिएंट। तीसरा क्या है यहाँ पे, विद दी नॉलेज। अब इंटेंशन नहीं है यहाँ पे, अब क्या है, नॉलेज है। नॉलेज क्या होता है, मैंने लिखवाया आपको, अवेयरनेस। नॉलेज क्या होता है, अवेयरनेस। नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। अगर मेरे को ये नॉलेज भी है कि इस पर्टिकुलर एक्ट से मैं क्या कॉज कर दूंगा, सामने वाले की डेथ कॉज कर दूंगा, तभी भी वो क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। कॉजेज कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। आपको याद है एक हम इलस्ट्रेशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा एक पर्सन रॉबरी को फैसिलिटेट करने के लिए क्या करता है, आग लगा देता है किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में। अब किसी को मारने की उसकी इंटेंशन नहीं है, वहां पे किसी को मारने की इंटेंशन नहीं है, किसी को कोई बॉडीली इंजरी पहुंचाने की भी इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन देखो, क्या वो चाह रहा है कि किसी को मारे, फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली तो नहीं चाह रहा। अब आग लगाई है, उसको नहीं पता कि किसी को मैं ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंजरी वहां पे पहुंचाने वाला हूँ, ना ही कोई इंजरी कॉज करने की उसकी इंटेंशन है, बट उसको नॉलेज तो है यहाँ पे कि अगर आप आग लगा रहे हो और कोई अंदर फंस गया तो वो जल के मर जाएगा। तो यहाँ पे पहले दो में तो नहीं आने वाला ना, वो ये कहाँ पे कवर हो रहा है, तीसरे वाले में कवर हो रहा है। नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। नॉलेज है आपको, एक प्रूडेंट मैन के अकॉर्डिंगली देखा जाएगा यहाँ पे कि अगर आप ऐसा एक्ट कर रहे हो तो सामने वाले की डेथ हो सकती है कॉज या नहीं हो सकती है। कल्पेबल होमिसाइड, आपने देखो मर्डर नहीं है, मर्डर इसकी ग्रेव फॉर्म आएगी, उस पर भी जाएंगे अभी हम। पहले कल्पेबल होमिसाइड आप समझने की कोशिश कीजिए। कल्पेबल होमिसाइड बनाने के लिए हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट मेरा है ये वाला, फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या पढ़ा, ये एक्ट, ये क्या है मेरा यहाँ पे, एक्टस रियस। एक्टस रियस में हमने क्या समझा कि व्हेनेवर whoever causes death by doing an act, अगर कोई भी किसी की डेथ कॉज कर रहा है अपने एक्ट से तो वो क्या हो गया, एक्टस रियाज। और ये वाला इसके बाद जितना भी पोर्शन है यहां से लेके यहां तक का, लास्ट तक का, ये सारा क्या है, ये मेंजरिया का पोर्शन है, एक्टस रियाज प्लस मेंजरिया। अब मेंजरिया में यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स उसने दे दिए। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, इंटेंशन टू कॉज डेथ। अगर मेरी सामने वाले को मारने की ही इंटेंशन है तो मैंने क्या कर दिया, एक्टस रियस तो है ही है, और मैंने क्या कर दिया, इंटेंशन टू कॉज डेथ थी, मैंने उसका कल्पेबल होमिसाइड कर दिया। सपोज मेरे पास एक गन है, मैं सामने वाले पे ट्रिगर करता हूँ और चला देता हूँ, डायरेक्ट हेड पे उसके गोली लगती है और वहीं पे वो मर जाता है। अब यहाँ पे मैं मारना चाहता हूँ बेसिकली उसको, मेरी इंटेंशन है डेथ कॉज करने की, मेरा एक्टस रियस भी है यहाँ पे और इंटेंशन टू कॉज डेथ भी है, तो मैं एक्टस रियस प्लस ये फर्स्ट वाले इंग्रेडिएंट के साथ मैं क्या हो जाऊंगा यहाँ पे, कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल हो जाऊंगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपकी इंटेंशन थी यहाँ पे सामने वाले को मारने के लिए, वो वेरियस फैक्टर्स को देख के डिसाइड किया जाता है। अब मैं अगर किसी के ऊपर गोली चला रहा हूँ तो मेरे को ये इंटेंशन थोड़ा ना कि मैं बस उसको दिखाना चाहता हूँ कि देख गोली खा के कैसा लगता है, मैं मारना ही तो चाह रहा हूँ, क्योंकि जो आपने वेपन यूज किया है उससे आपकी इंटेंशन को जोड़ा जाएगा। आप अगर किसी को लाठी से मार रहे हो या फिर किसी को आयरन रॉड से मार रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। बॉडी के कौन से पार्ट पे हिट कर रहे हो, आपने सर पे 10 बारी किसी के मारा तो यहां से क्या चीज पता चल रही है, आपकी इंटेंशन है सामने वाले को मारने की। तो अगर ये क्लियर हो गया, फर्स्ट वाले में इंटेंशन टू कॉज डेथ होगी। सेकंड में मैंने क्या बोला, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक लाठी है, 2 लोगों का आपस में झगड़ा हुआ, मैंने लाठी से सर पे नहीं मारा उसके एक भी बारी, मैंने उसके शरीर पे मारा, एक बारी नहीं कम से कम 50 बारी मारा। अब जब आप एक मोटी लाठी से, अब देखा जाएगा कि जब ट्रायल चलता है ना, एक एक चीज प्रूव की जाती है कि जिस लाठी से, जो वेपन आपने यूज किया उसकी थिकनेस कितनी थी, वो किस तरह की लाठी थी, वो एक एक चीज कोर्ट में डिटेल में आर्ग्यूमेंट होता है उससे। क्यों, क्योंकि वहां पे वो प्रूव कर रहे हैं आपकी इंटेंशन, आपने वो मारा कौन से बॉडी पार्ट पे मारा, कितने नंबर ऑफ हिट किए आपने उसके ऊपर। जो आपकी वो रिपोर्ट आई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें क्या लिखा हुआ है कि किस किस टाइप की इंजरी आपने कॉज की है। अब यहां से देखा जाएगा कि ये पर्टिकुलर इंजरी आपने जो कॉज की है, आपकी इंटेंशन क्या थी यहाँ पे। अब इंटेंशन मेरी, भले यहाँ पे मैंने सर पे तो नहीं मारा ना, तो डेथ कॉज करने की इंटेंशन तो नहीं थी, बट मैं ये चाहता था कि उसका हाथ तोड़ दूं या पैर तोड़ दूं, मतलब इतनी इंटेंशन थी। बट उससे ज्यादा मैंने क्या किया, उसको और ज्यादा मारा हुआ है वहां पे, तो मैंने ऐसी इंजरी कॉज कर दी उसको जिससे क्या, विच इज लाइकली टू कॉज डेथ।
जो एक जनरल सर्कमस्टांसेस में डेथ सामने वाले की जिससे कॉज हो सकती है। अब मैं दो लोगों की आपस में लड़ाई होती है, उसने क्या किया, उसके थप्पड़ लगा दिया और सामने वाला मर जाता है। अब आपका एक्टस रियस तो यहाँ पे है, सामने वाले की डेथ भी हो गई है। कि आपकी इंटेंशन थी उसकी डेथ कॉज करने की? नहीं थी। क्या यहाँ पे आपकी इंटेंशन उसको पर्टिकुलर इंजरी कॉज करने की थी? हाँ, आप थप्पड़ मारना चाहते थे, उतनी आपकी इंटेंशन थी। बट क्या वो थप्पड़ मारना इज लाइकली टू कॉज डेथ? क्या हर सिचुएशन में अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में किसी को थप्पड़ लगा रहे तो क्या उसकी डेथ हो जाएगी वहां पे? आंसर इज नो। तो आपका यहाँ पे आप इसके लिए लाइबल नहीं हो पाओगे। क्यों क्यों नहीं होगे लाइबल? भले ही आपकी इंटेंशन एक पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी कॉज करने की थी उसको, यानी कि थप्पड़ लगाने की, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं कहेंगे, दैट इज नॉट लाइकली टू कॉज डेथ। वो जो आपका एक्ट है वो लाइकली टू कॉज डेथ वहां पे नहीं था। दोनों चीजें होनी चाहिए ना। और तीसरी वाली सिचुएशन अगर इन दोनों में ही नहीं आ रहा, यानी कि इंटेंशन मेरी ना उसको इंजरी कॉज करने की है ना उसकी डेथ कॉज करने की है, तीसरे में क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे? नॉलेज। कि मेरा जो ये पर्टिकुलर एक्ट है, मुझे नॉलेज है कि इस पर्टिकुलर एक्ट से ये चीज हो सकती है, डेथ कॉज हो सकती है सामने वाले की, तो मैं इस वाले इंग्रेडिएंट में कवर हो जाऊंगा। ठीक है। अब आप समझिए, मैंने आपको याद है एक केस बताया था, वो सलमान खान वाला केस। मैंने कहा कि उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज किया गया, चार्ज नहीं किया गया था उसको, गिल्टी कर दिया गया। हाई कोर्ट ने कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी कर दिया। कल्पेबल होमिसाइड में भी ध्यान से जब इसकी पनिशमेंट हम पढ़ेंगे ना, तब देखना आप, ये जो इंटेंशन, तीन इंग्रेडिएंट्स हो गए हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले में क्या है? इंटेंशन, किस चीज की? डेथ कॉज करने की। दूसरे में भी इंटेंशन है, बट किस चीज की? बॉडीली इंजरी कॉज करने की। और तीसरे में हमारे पास क्या है? नॉलेज। नॉलेज की मेरा जो एक्ट है लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। ठीक है, मेरा जो एक्ट है इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। जब हम इसकी पनिशमेंट पढ़ेंगे, इसकी जो पनिशमेंट है वो ज्यादा है, नॉलेज वाले पार्ट की जो पनिशमेंट है वो कम है। मैंने आपको बोला था कि जो शेड्स ऑफ मेंजरिया हम पढ़ रहे हैं, मेंजरिया मींस गिल्टी माइंड। जब आप इंटेंशनली कोई चीज करें तो आपका जो गिल्टी माइंड है वो डिग्री जो है उसकी वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जब आपको नॉलेज है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है हो वो या ना हो, बट हो तो गए ना वो कॉन्सिक्वेंसेस, तो पनिशमेंट तो होगी यहाँ पे, बट थोड़ी पनिशमेंट यहाँ पे कम हो जाएगी। अब सलमान खान को वो हाई स्पीड पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल वो गाड़ी अगर चला रहा है, वैसे एग्जांपल ले रहे हैं, या कोई भी पर्सन चला रहा है 150 की स्पीड पे आप चला रहे हो और किसी के ऊपर चढ़ा देते हो, वो पर्सन जिसके ऊपर चढ़ाया उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो गई। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस आती हैं। पहला, एक हम यहाँ पे स्पेसिफिक सेक्शन पढ़ते होते हैं, डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में क्या, नेग्लिजेंस क्या होता है, मीनिंग आपको क्लियर है? नेग्लिजेंट और रैश एक्ट हमने पढ़ा हुआ है, नेग्लिजेंट और रैश एक्ट। अब यहाँ पे देखना होगा ये एक्ट, वहां पे जो आर्ग्यूमेंट्स लिए गए ना, वहां पे यही कहा जा रहा था कि ये नेग्लिजेंस में इसको चार्ज करना चाहिए, यहाँ पे इसको पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। बट नेग्लिजेंस में क्यों नहीं हुआ और यहाँ पे क्यों किया, उसके ऊपर भी हम आते हैं। आपको याद है संजीव नंदा वाला हमने केस किया था, उसमें तो नेग्लिजेंस के लिए चार्ज किया उसको, बट यहाँ पे सलमान खान को इसमें चार्ज कर लिया। हालांकि वो अपील वगैरह में अभी पेंडिंग है प्रोसीडिंग्स, बट यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, with the knowledge that he is likely by such act to cause death। वहां पे उसको माना गया। नॉलेज क्या होता है? अवेयरनेस, कि आप जब इतनी फास्ट स्पीड पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल गाड़ी चला रहे हो तो आपको अवेयरनेस है उस फैक्ट की कि कोई सामने आ गया तो डेथ कॉज हो जाएगी। कोर्ट ने डिफरेंशिएशन किया यहाँ पे कि अगर वो सिचुएशन जहां पे आप तेज चला रहे हो बट एल्कोहल का कंजम्पशन आपने नहीं किया हुआ है, तब हम कह सकते हैं कि आपका जो एक्ट है वो क्या है? वो रैश एक्ट है या नेग्लिजेंट एक्ट है, तब तो वहां पे चार्ज करोगे। बट जब आपने एल्कोहल के इन्फ्लुएंस में और रैश नेग्लिजेंस साथ में आ रहा है तो वो कहता है हम उसको नॉलेज वाले पोर्शन में लेके जाएंगे। वो करेंगे लेटर ऑन हम डिटेल में केस, तब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो कल्पेबल होमिसाइड है, आपको सिचुएशंस याद रखनी पड़ेगी। कल्पेबल होमिसाइड में एक्ट तो होना ही चाहिए, एक्ट का रिजल्ट क्या होना चाहिए? डेथ। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए ना, यानी कि आपके एक्ट के कारण से सामने वाले की डेथ हो गई। अब मेंजरिया मैंने कैसे चेक करना है यहाँ पे? या तो इंटेंशन होगी या फिर नॉलेज होगी। इंटेंशन वाले पहले दो पॉइंट्स है मेरे पास। इंटेंशन मेरी है सामने वाले को डेथ कॉज करने की, यहाँ पे कवर हो जाएगा। सामने वाला मतलब कोई भी एनी पर्सन हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ही होना चाहिए। दूसरी सिचुएशन,
इंटेंशन मेरी डेथ कॉज करने की है ही नहीं, बट मैं बॉडीली इंजरी कॉज करना चाहता हूं, एंड प्लस दैट बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ। उस बॉडीली इंजरी से किसी की डेथ हो सकती है, तब वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। तीसरा, मेरे को नॉलेज है कि मेरा जो एक्ट है इट इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। मेरा जो एक्ट है, मुझे नॉलेज है, अवेयरनेस है कि इससे किसी की डेथ हो सकती है। क्लियर हो गया तीनों चीजें? मतलब अभी ये हमारा चलेगा टॉपिक, ये हफ्ता भर चलना है अभी कम से कम। अभी तो मैंने आपको जो ये समझाने वाला पार्ट है, ये समझिए कि सिर्फ 2 या 3% ही समझाया है अभी। बेयर की लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रहे हैं अब। एक एक इंग्रेडिएंट को उठा के हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं लेटर ऑन। ठीक है, अभी बोलिए क्या कह रहे हो आप? टाइम मतलब कि किस टाइम पे आपने ड्राइव किया वो? हम्म। हम्म। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। फुटपाथ पे सो रहे हैं तो हम गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं। आपका वो भी इसमें भी डिस्कशन हुआ था डिटेल में, ये न्यूज़पेपर वगैरह में भी बहुत आता रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको कोई राइट थोड़ा ना मिल गया फुटपाथ पे, तो गाड़ी थोड़ा ना चलाओगे आप। हाँ, आपको जब प्रूफ करना है ना कि नॉलेज है उसको या नहीं है, उनके लिए ये सारे फैक्टर्स कंबाइन किए जाते हैं। ठीक है, आप क्या कह रहे हो तकदीर? हम्म। हम्म। नहीं, नॉलेज नहीं है, इंटेंशन उसकी सिर्फ बॉडीली इंजरी कॉज करने की है। अब हम इसको ऑब्जेक्टिवली चेक कर रहे हैं कि दैट बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ। अब ये जो टर्म यहाँ क्या लिखा हुआ है उसने, लाइकली। लाइकली का मतलब है विच इज ग्रेटर देन मियर प्रोबेबिलिटी। एक होता है मियर प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है इस ऐसा करने से सामने वाले की डेथ चले जाए, डेथ हो जाए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है लाइकली टू कॉज डेथ। देयर आर चांसेस कि ये काम करने से सामने वाले की डेथ हो सकती है। हाँ, बिल्कुल उसमें जाएंगे डिटेल में, ये तो इसके ऊपर एक पूरी क्लास चले जाएगी अभी इसको समझाने के लिए। बोलो बोलो। उस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा जाएगा ये, समझिए आप। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना प्रूफ करना है, ये हम डिटेल में करेंगे आगे चल के। हमने ये प्रूफ करना है उसकी इंटेंशन ये बॉडीली इंजरी कॉज करने की थी। अब मेरी बात समझिए कि एक पर्सन को आप लाठी से 10 बारी मार रहे हो, एक ही जगह पे हिट कर रहे हो, तो आपकी इंटेंशन तो है, भले ही आप मारना नहीं चाहते बट वो पर्टिकुलर इंजरी तो कॉज करना चाहते हो ना वहां पे। तो वो पर्टिकुलर इंजरी आपने कॉज करना चाहते थे, इतनी आपकी इंटेंशन थी, दैट्स इट। अब हम इसको चेक करेंगे कि नॉर्मल सरकमस्टांसिस में अगर किसी को इतनी इंजरी पहुंचाई जाए तो क्या उसकी डेथ हो सकती है, नहीं हो सकती है? अगर आंसर आता है यस, तो आपकी जो ये बॉडीली इंजरी है इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। अगर आंसर आता है नहीं, तो आपकी इंजरी जो है वो नॉट लाइकली टू कॉज डेथ में आ जाएगी। ठीक है यहाँ तक? थोड़े से एग्जांपल्स पढ़ते हैं इसके साथ के। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी हम क्योंकि सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं ना इसको, बाय मतलब 1-2 क्लासेस इस पे हो जाने दीजिए। जब इसके डेप्थ में जाएंगे ना, खास करके जब कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे इसको डिग्रीज में अगर कन्वर्ट करें ना, जब सामने वाले की डेथ कॉज हो रही है, सबसे ग्रेव होता है मर्डर, उससे कम ग्रेव होगा कल्पेबल होमिसाइड, उससे कम ग्रेव होगा डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस। ये तीनों हमें एक साथ ही पढ़ने होते हैं, हमें देखना है कि हमें कौन से वाले उसमें कवर करना है इसको। ठीक है, किस तरह से होगा जब ये तीनों आप पढ़ लोगे, खास करके ये दोनों जब पढ़ लोगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आगे देखिए। ए लेज, आप खुद से पढ़िए पहले, फर्स्ट इलस्ट्रेशन को पढ़िए, फिर मैं लिखवाता हूँ इस पे।
एक ना बेयर में आप यहाँ पे लिख लेना हुएवर कॉजेज, जो इसके बाद लिखा है आपने हुएवर कॉजेज डेथ, डेथ को सर्कल करके ऑफ एनी पर्सन एंड नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ऐसे लिख लेना यहाँ पे। डेथ ऑफ, ये लिखा नहीं है यहाँ पे बट इंटरप्रिटेशन इसकी यही है, ऑफ एनी पर्सन एंड नॉट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, और लाइकली को सर्कल करके लिख लेना नॉट अ मियर चांस, उससे ज्यादा है ये मियर चांस की, देयर आर चांसेस कि उसकी डेथ हो जाए, कुछ ऐसा एक्ट करने से कि देयर आर चांसेस कि सामने वाले की डेथ हो सकती है, इतना नहीं काफी है यहाँ पे। यहाँ पे मोर प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इसकी अगर डिग्रीज देखोगे यहाँ पे मोर प्रोबेबिलिटी है कि सामने वाले की डेथ हो जाएगी इस ऑफेंस, इस एक्ट को करने से, ठीक है, मियर चांस नहीं है यहाँ पे। अब देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे, ए लेज स्टिक्स एंड टर्फ ओवर अ पिट, इसका मतलब क्या होता है, टर्फ का मतलब घास वगैरह डालना, पिट का मतलब होता है गड्ढा, स्पेलिंग देख लेना बस, ठीक है। एक गड्ढा है मतलब कहीं पे, उसके ऊपर वो क्या करता है, स्टिक्स बिछाता है, लकड़ियां बिछाता है और उसके ऊपर घास से उसको कवर कर देता है। विद द इंटेंशन, यहाँ पे क्या टर्म यूज किया हुआ है उसने, इंटेंशन। इतना क्लियर हो गया कि इंटेंशन यूज कर लिया तो इसके जो एसेंशियल्स हैं पहले दो में से कहीं पे कवर होगा, ये तीसरे में तो कवर नहीं, क्योंकि तीसरे में क्या चाहिए मुझे, नॉलेज वाला पार्ट चाहिए। विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग डेथ, यहाँ पे तो डायरेक्टली बता दिया इंटेंशन किस चीज की है वहां पे, उसकी डेथ कॉज करने की, तो ये फर्स्ट वाले में कवर होगा, इंटेंशन टू कॉज डेथ। और सेकंड क्या कह रहा है, विद द नॉलेज, अब ये जब नॉलेज की बात कर रहा है दैट डेथ इज लाइकली टू बी देयर बाय कॉज्ड, तो ये नॉलेज कौन से वाले में कवर होगा, थर्ड वाले में। जब ये था मतलब एक ही इलस्ट्रेशन में दो इलस्ट्रेशन दे रहा है आपको बेसिकली वो, जब इन प्रैक्टिकल होगा तब तो एक ही सिचुएशन आएगी ना आपके पास, दो दो सिचुएशन थोड़ा ना आएगी। तो कहता है अगर उसको इंटेंशन टू कॉज डेथ है तब तो फर्स्ट वाले में होगा, और अगर वहां पे नॉलेज थी वहां पे तो थर्ड वाले में कवर होगा, लाइकली टू बी देयर बाय कॉज्ड, जेड बिलीविंग द ग्राउंड टू बी फर्म, जेड कोई पर्सन है वो वहां से जा रहा होता है, उसको लगता है कि ग्राउंड जो है वो बिल्कुल फर्म मतलब प्लेन है, ट्रेड्स ऑन इट, फॉल्स इन एंड किल्ड, वो उसके ऊपर चलता है और वो गिर जाता है उसके अंदर और उसकी डेथ कॉज हो जाती है। ए हैज कमिटेड, कौन सा ऑफेंस उसने कमिट किया है, ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। अगर इंटेंशन के साथ जब वाला पार्ट था तो वो फर्स्ट वाले पार्ट में कवर हो रहा है, जब नॉलेज के साथ था तो वो थर्ड वाले इंग्रेडिएंट में कवर हो रहा है। यानी कि यहाँ पे एक्टस रियस तो उसका क्लियर हो गया ना आपको, एक्ट तो है ही है ना उसका, किसको मारना चाह रहा है वो, किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं, उसको इंटेंशन है ऑफ कॉजिंग डेथ, या फिर नॉलेज है कि उसके एक्ट से किसी की डेथ हो सकती है, तो पर्टिकुलर पर्सन नहीं भी है, ऑफ एनी पर्सन, सब यहाँ पे कवर हो रहा है। अब मेंजरिया में से तीनों में से किसी एक पॉइंट में आपको कवर करना होता है, या तो इंटेंशन टू कॉज डेथ में होगा तभी भी कल्पेबल होमिसाइड, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ तभी भी कल्पेबल होमिसाइड, नॉलेज दैट कि जो आपका एक्ट है इट इज लाइकली टू कॉज डेथ तभी भी कल्पेबल होमिसाइड। तीनों में से किसी भी एक में उसको कवर करना है हम। हम्म 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 अभी हम मर्डर पे पहुंचे नहीं ना, जब पहुंचेंगे मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों दो में वो अलग अलग दिया होगा, ठीक है। फिर ये वाला क्लियर हो गया कि कल्पेबल होमिसाइड बन गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, और ये आपको बताऊं पिछले पेपर उठा के देख लेना, एज इट इज इलस्ट्रेशन प्रीलिम्स में आपसे नंबर ऑफ टाइम्स पूछी गई, नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। फिर आगे देखिए, ए नोज जेड टू बी बिहाइंड अ बुश, बी डज नॉट नो इट, ए को पता है कि जो जेड है वो बिहाइंड झाड़ी के पीछे कहीं पे छिपा हुआ है, बी को नहीं पता इस चीज के बारे में। ए इंटेंडिंग टू कॉज, ए की इंटेंशन है यहाँ पे किस चीज की, इंटेंडिंग टू कॉज, और नोइंगली या तो नॉलेज है या इंटेंशन है किस चीज की, इट इज लाइकली टू कॉज जेड, जेड्स डेथ, उसकी या तो इंटेंशन टू कॉज डेथ है यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट, या फिर नॉलेज है कि इससे उसकी डेथ हो सकती है, थर्ड वाला पार्ट। वो क्या करता है, इंड्यूसेस बी
बी जो है जिसको नॉलेज ही नहीं है कि सामने कोई है भी है, उसको इंड्यूस करता है टू फायर एट दी बुश, की आप झाड़ी पे फायर करिए। फिर बी फायर्स एंड किल जेड, यहाँ पे बी ने फायर भी कर दिया उसके कहने पे और जेड की वहां पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। हियर बी मे बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, बी हो सकता है किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेंजरिया ही नहीं है ना, उसको तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई पर्सन है भी है, ना नॉलेज है, उसको थोड़ा ना पता कि उसके पीछे कोई है, ना नॉलेज है ना उसकी इंटेंशन है। यहाँ पे मैं किसी को कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि इस बुश के पीछे कोई मिस्टर जेड छिपा हुआ है, तो मैं किसी को कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप एक गन शॉट कीजिए। मुझे पता है क्योंकि वो है, मुझे पता है मैं उसको मारना भी चाहता हूँ, या मुझे नॉलेज है कि उसको लग गई तो वो मर जाएगा। बट जिसको मैं इंड्यूस कर रहा हूँ उसको थोड़ा ना नॉलेज है कि पीछे कोई है, तो वो उसका तो मेंजरिया पार्ट मिसिंग है ना। यहाँ पे लिख लेना, मेंजरिया इज मिसिंग। किसके? उस पे बी के, उसमें कोई गिल्टी माइंड नहीं है। बट ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, ए ने कल्पेबल होमिसाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्ट है, एक्ट क्या था उसका, इंड्यूस कर रहा है किसको, बी को, की गोली चलाई है। तो आप ही के, चाहे गोली वहां पे बी ने चलाई है, गन शॉट बी ने किया है, बट आपके कहने पे किया है, आपके इंड्यूसमेंट पे किया है, आपके एक्ट का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, डेथ हो रही है सामने वाले की। और आपकी इंटेंशन मेंजरिया है यहाँ पे, या तो इंटेंशन है या फिर नॉलेज है, दोनों में से एक भी चीज पूरी होती है तो कल्पेबल होमिसाइड तो आपने कर ही दिया। यहाँ तक ठीक है? दो आगे देखिए। A by shooting at a fowl with intention to kill and steal it kills B who is behind a bush. A not knowing that he was there. Here, although A was doing an unlawful act, he was not guilty of culpable homicide as he did not intend to kill B or to cause death by doing an act that he knew was likely to cause डेथ। यहाँ पे उस इसके पार्ट पे क्या है, खुद के पार्ट पे ही ना तो नॉलेज है ना इंटेंशन है। क्या लिखा है दोबारा से देखिए एक बारी। वो कहते हैं ए बाय शूटिंग एट अ फाउल विद इंटेंट टू किल एंड स्टील इट, मतलब कोई पक्षी वगैरह है वहां पे, वो उसको मारना चाहता है और उसको हंटिंग वगैरह जैसे करते हैं हम, और उसको लेके जाना चाहता है वहां से। बट उसने क्या किया, किल्स बी, गलती से वो गोली किसको लग जाती है, बी को लग जाती है। हु इज बिहाइंड अ बुश, अब उसको खुद को भी नहीं पता था कि वो उसके पीछे वो मिस्टर बी है। अगर तो उसको पता होता फिर तो नॉलेज हो जाती, तो आपको खुद को भी नहीं पता, भले ही आप अनलॉफुल एक्ट कर रहे हो, आप किसी पक्षी की तरफ गोली मार रहे हो। ए नॉट नोइंग दैट ही वॉज देयर, ए को पता नहीं था कि वो उसके पीछे छिपा हुआ है। हेयर ऑल दो ए वॉज डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट, भले ही वो एक अनलॉफुल एक्ट कर रहा था, ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए यहाँ पे गिल्टी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेंजरिया उसके पार्ट में यहाँ पे मिसिंग है, मेंजरिया वाला जो पार्ट है वो क्या है, मिसिंग है। ठीक है, इस पे लिखिए, इलस्ट्रेशन पे लिख लेना। ये FOWL फाउल जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पक्षी कोई, यानी कि पंछी या पक्षी। हाँ, यहाँ पे लाइबल नहीं होगा, यहाँ पे लाइबल नहीं होगा। नेग्लिजेंस देखा जाएगा कि क्या वहां पे उसकी ड्यूटी टू केयर थी, क्या ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी है, अगर वो इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं तब आप वहां पे चार्ज कर सकते हो। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड वो नहीं है। क्यों नहीं है? कल्पेबल होमिसाइड के लिए हमें मेंजरिया क्या चाहिए, मेंजरिया चाहिए इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, और नॉलेज की आपका जो एक्ट है डेथ कॉज कर सकता है। ना तो इंटेंशन टू कॉज डेथ है, ना ही कोई बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन है, ना ही उसको नॉलेज है कि मिस्टर बी या जो भी है उसकी डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि वो भी कोई यहाँ पे है बिहाइंड दी बुश। ठीक है, क्लियर हो गया ना? यहाँ पे पहले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें उसको नॉलेज थी कि वो पर्टिकुलर पर्सन उसके पीछे है, चाहे वो पर्टिकुलर हो या इतनी भी नॉलेज है ना कि कोई उस झाड़ी के पीछे इंसान है, तभी भी आप इसके लिए लायबल हो जाओगे। क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन की नॉलेज नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि कोई ह्यूमन बींग वहां पे है जिससे उसकी डेथ जा सकती है आपके एक्ट के कारण से, उतनी नॉलेज ही क्या है, सफिशियंट है। ठीक है यहाँ तक?
कोई बात नहीं, आएंगे बहुत सारे, अभी हम वो भी कर रहे हैं बॉडी इंजरी वाले भी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना आपको? अभी देखो आप, हम जस्ट इसको स्टार्ट, एक मैं बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत डिटेल में जाने वाला टॉपिक, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर हो सकता है 10 क्लासेस भी लग जाएं। ठीक है, वैसे हम कोशिश करेंगे 1 वीक में इसको कंक्लूड करने की। हाँ, इतनी 100% की श्योरिटी है। उसके बाद कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी जजमेंट उठा के पढ़ लेना, आप उसको अपने आप ही सॉल्व कर लोगे, कोई कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस जो चीज़ें छोटी छोटी, मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपको वो चीज़ें समझनी है। आज की अभी तक की क्लास में हमने क्या समझने की कोशिश की है? हमें सबसे पहले पता है कि कोई भी जो ऑफेंस है उसके लिए 2 इंग्रेडिएंट होते हैं, एक्टेस रियाज यानी कि आपका एक्ट प्लस मेंस रिया। हमें ये समझ आया कि एक्ट तो मेरे एंड पे होना ही चाहिए ना। यहाँ पे एक्ट क्या होगा? जो भी कुछ आपने किया है, फिजिकल एक्ट या ओमिशन, वो सारी चीजें, उससे किसी पर्सन की क्या हो रही है? डेथ हो रही है। डेथ नहीं हुई अगर किसी ह्यूमन बींग की, फिर तो बात ही खत्म होगी, आगे चेक ही नहीं करना हमने। तो अगर किसी की डेथ हो रही है, फिर मैं देखूंगा मेंजरिया यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड में मेंजरिया 3 शेड में होता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, ताकि आपको टिप्स पे याद हो जाए। इंटेंशन की फॉर्म में भी हो सकता है, नॉलेज की फॉर्म में भी हो सकता है। इंटेंशन होगी तो क्या होगा? इंटेंशन टू कॉज डेथ, या फिर इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। मैं उसको मारना नहीं चाहता, बट मैं उसको ऐसी इंजरी देना चाहता हूं, पर्टिकुलर इंजरी, बस यहीं तक खत्म है। मैं उसको ये इंजरी पहुंचाना चाहता था या नहीं पहुंचाना चाहता था? अगर आंसर आता है यस कि मैं उसको ये पर्टिकुलर इंजरी पहुंचाना चाहता था, अब कोर्ट देखेगा कि क्या ये जो आपकी इंजरी है, इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। इन ऑर्डिनरी सिचुएशन, मतलब प्रूडेंट मैन के अकॉर्डिंगली अगर हम इसको टेस्ट करें, तो क्या ये लाइकली टू कॉज डेथ है या नहीं है, वो कोर्ट का काम है। आप कोर्ट ने, प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ इतना वहां पे प्रूव करना है कि इसकी बॉडीली इंजरी कॉज करने की यहाँ पे इंटेंशन थी। फिर लास्ट है नॉलेज। आपको नॉलेज है कि आपका जो एक्ट है लाइकली टू कॉज डेथ है। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी जो लाइकली टू कॉज डेथ है या नहीं है, वो कोर्ट देखेगा, प्रूडेंट मैन टेस्ट लगाएगा इसके ऊपर, वो आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो चीजें समझ आ गई ना? कल्पेबल होमिसाइड के लिए हमें क्या चेक करना है? फिर आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन 1। अ पर्सन who causes bodily injury, a person who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease, bodily infirmity, and thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused his death। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है बहुत बारी। वो कहते हैं एक पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी, जो सामने वाले को क्या कर रहा है? बॉडीली इंजरी कॉज कर रहा है। ये इलस्ट्रेशन कौन से वाले पार्ट का हुआ? जो ऊपर बी पढ़ा ना हमने, इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी पढ़ा, उससे रिलेटेड आपको एक्सप्लेन कर रहा है। वो जो इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी था ना, उसको फर्दर क्या किया जा रहा है? यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है और डिटेल में। वो कहता है पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर, जिसने दूसरे को बॉडीली इंजरी कॉज किया, हु इज लेबरिंग, जो सामने वाला पर्सन था, इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर, उसको कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर था, उसको कोई पर्टिकुलर डिजीज थी, और उसको कोई पर्टिकुलर बॉडीली यहाँ पे इंफॉर्मिटी थी, एंड देयर बाय एक्सिलरेट्स द डेथ ऑफ दैट अदर। यानी कि एक नॉर्मल पर्सन को, सपोज किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, कि अगर उसको डॉक्टर ने बोला है कि अगर आपने चेस्ट पे, यहाँ पे हार्ट के पास जोर से अगर आपको इतनी फोर्स से अगर किसी ने पुश कर दिया तो आपकी डेथ हो जाएगी। अब उसको, वो क्या है? वो किसी पर्टिकुलर डिसीज या डिसऑर्डर से जूझ रहा है इंसान। आपने क्या किया? आपने उसको बॉडीली इंजरी कॉज की है। अब इन पर्टिकुलर अगर आप किसी को इतनी फोर्स से हार्ट के पास मारोगे तो उसकी डेथ नहीं होगी इन नॉर्मल सच सिचुएशंस में, बट इस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो डिसऑर्डर है, डिसीज है, या फिर बॉडीली इन्फर्मिटी है उसको। तो इस सिचुएशन में डेथ हो सकती है। वो कहता है इतना काफी है। आप इतना क्यों काफी है, उसके ऊपर हम आएंगे कि आपको नॉलेज है या नहीं, वो लेटर ऑन का टॉपिक है। अभी आप सिंपल इतना समझिए, एंड देयर बाय एक्सिलरेट्स द डेथ ऑफ दैट अदर शेल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हिज डेथ। माना जाएगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने ही उसकी डेथ कॉज की है। अभी वो नॉलेज वाले पार्ट को मैं इसलिए यहाँ पे नहीं लेके आ रहा हूँ क्योंकि जब हम मर्डर पढ़ेंगे तो वहां पे एक पर्टिकुलर नॉलेज वाला पार्ट लिखा हुआ है, तब मैं वापस से इस इलस्ट्रेशन को ओपन करूंगा। अभी सिर्फ इतना समझो, उससे बियॉन्ड नहीं जाना, क्योंकि वो डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला है। आपको सिर्फ इतना समझ के रखना है
कि जो बी वाला पार्ट है जिसमें उसने लिखा है इंटेंशन टू कॉज पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो बॉडीली इंजरी, क्योंकि हम उसमें जो टेस्ट लगाते हैं वो प्रूडेंट मैन का लगाते हैं, मैंने आपको समझा दिया। ऑब्जेक्टिवली चेक कर रहे हैं उसको, प्रूडेंट मैन के अकॉर्डिंगली चेक करेंगे कि लाइकली टू कॉज डेथ है भी है या नहीं है। तो इस वाले सिचुएशन में हम ये नहीं बोलेंगे कि बाकी इंसान तो इससे नहीं मर सकते थे बट ये पर्टिकुलर हो गया, तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंगली सोच के चलेंगे। यहाँ पे किन सिचुएशन में एक्सेप्शंस है वो हम लेटर ऑन देखेंगे, अभी सिर्फ बेयर के अकॉर्डिंगली रीड कर रहे हैं उसको। ठीक है, आगे देखिए। एक्सलरेट्स का मतलब है जो रीजन बना उसकी डेथ कॉज करने का। अगर उसको ना मारा होता उसने सपोज हार्ट के पास, तो नहीं मरता वो इंसान। आपने उसको वो बॉडीली इंजरी कॉज किया, आप ही की इंजरी से उसकी डेथ एक्सलरेट हो गई, यानी कि मर गया वो 1 दिन में 2 दिन में। ठीक है, आते हैं धीरे धीरे, अभी स्टार्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तो हम बेयर पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, अभी छोड़ दो, मर्डर तो हमने पढ़ा ही नहीं ना, तो वहां तक मत जाइए अभी आप। इसमें टॉपिक में ना भागने की कोशिश मत करना, बस 2 या 3 दिन तक की पेशेंस बना लेना, वो पेशेंस आपको रिजल्ट दे देगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे अभी माइंड में, क्योंकि हमने पहले भी तो पढ़ा होता है ये टॉपिक, लॉ में भी आपने पढ़ा हुआ है। बट ट्रस्ट मी, वो जो टॉपिक पढ़ा है जो अब यहाँ पे आप पढ़ोगे, बहुत डिफरेंस होगा दोनों में। ठीक है, बट उसके लिए मुझे टाइम लगेगा उस लेवल तक ले जाने में, तो भागना नहीं है, बस साथ साथ चलो इसमें। जब कंप्लीट हो जाएगा फिर जो मर्जी क्वेश्चन पूछना उसमें। आगे देखिए, explanation 2, where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented। अब ये अगेन बी वाले उसको जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। आपने किसी को बॉडीली इंजरी कॉज किया, उस बॉडीली पर्टिकुलर इंजरी के कारण से सामने वाले की डेथ हो रही है। कल को आप ये नहीं बोलोगे कि जब मैंने उसको बॉडीली इंजरी कॉज किया तो उसके जो भी रिलेटिव्स थे उसको घर ले गए, इनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि अगर ये टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाता तो ये बच जाता। आपने हॉस्पिटल ले जाने में डिले कर दिया, तो मेरी कोई गलती नहीं है। ये कोई एक्सक्यूजेज नहीं है। भले ही बाय रिजॉर्टिंग टू प्रॉपर रेमेडीज और स्किलफुल ट्रीटमेंट, आप ये नहीं बोलोगे कि इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ना ले जाके अगर आप वो 40s में या मैक्स में ले जाते तो बच जाता है, ये नहीं बोलोगे आप वहां पे। डेथ माइट हैव बीन प्रिवेंटेड, कि अगर आपने ऐसा किया होता तो उसकी डेथ नहीं होती, इसलिए मेरी लाइबिलिटी नहीं है। तो ये कोई एक्सक्यूजेज नहीं है। अगर आपकी जो एक्ट है, यानी कि आपने जो सामने वाले को बॉडीली इंजरी कॉज किया उसके कारण से उसकी डेथ हो रही है, तो आपका ये एक्सक्यूज कि उसको प्रॉपर आपने ट्रीटमेंट नहीं दिलवाया, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं दिलवाया, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप ही उसके लिए लाइबल रहने वाले हो। ठीक है, ये फिर से उसकी क्या हो गया, एक्सप्लेन किया जा रहा है फर्दर उसको। ठीक है, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में नंबर ऑफ टाइम्स आपसे ये पूछा जा चुका है। explanation 3, नंबर ऑफ टाइम्स, द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड, इज नॉट होमिसाइड। एक मदर है, मतलब एक कोई फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, आपने क्या किया, मतलब XYZ ने कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड। याद रख लेना, अगर उस फीमेल को किसी ने झगड़ा किया और उसके जो प्रेग्नेंट है जो लेडी, उसके अगर बच्चा जो पेट में है उसकी अगर डेथ हो जाती है उस एक्ट से, तो ये होमिसाइड नहीं होने वाला, कल्पेबल होमिसाइड। अदर ऑफेंस जरूर बन जाएगा, वो कौन सा ऑफेंस लेटर ऑन पढ़ेंगे हम, बट यहाँ पे आप समझिए कि वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। आपको उस बच्चे को मारने के लिए पनिश नहीं किया जा सकता, मतलब कल्पेबल होमिसाइड के लिए। बट कब किया जा सकता है, बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ लिविंग चाइल्ड। अगर कोई लिविंग चाइल्ड है, if any part of that child has been brought forth, though the child may not have breathed or been completely born। यानी कि जब बच्चा पैदा हो रहा है तो अगर any part of that child, अगर कुछ पार्ट भी उसका मदर के वूम से बाहर आ चुका है, भले ही उसने अभी ब्रीथ करना शुरू नहीं किया, क्राई करना शुरू नहीं किया, तब अगर आपने उसकी डेथ कॉज कर दिया, तब माना जा सकता है कि वो बच्चे का आपने क्या कर दिया, कल्पेबल होमिसाइड कर दिया। हम बच्चे के पर्सपेक्ट से इसको सोच के चल रहे हैं, यानी कि जब तक वो बच्चा वूम में है मदर के, आपने आपके एक्ट के कारण से उस बच्चे की डेथ कॉज कर दिया, तो यू विल नॉट बी लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि वो तो अभी बाहर आया ही नहीं है ना,
वो बच्चा तो बाहर आया ही नहीं है। जैसे ही एनी पार्ट ऑफ हिज और हर बॉडी उस वूम से बाहर आ जाएगी, भले ही उस बच्चे ने ब्रीथ करना शुरू किया या नहीं किया, उस सिचुएशन में अगर किसी की डेथ कॉज की जा रही है तो उस बच्चे की डेथ कॉज की जा रही है, तब वो कल्पेबल होमिसाइड में कवर होगा। यानी कि वो बता रहा है आपको, एक्सप्लेन कर रहा है कि उस बच्चे के प्रोस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली जब तक वो वूम में है तो हम उसकी एग्जिस्टेंस नहीं मान के चलते होते हैं। जैसे ही वो एग्जिस्टेंस में आएगा, कब माना जाएगा? जब एनी पार्ट ऑफ द बॉडी उसका वूम से बाहर आएगा, तब माना जाएगा कि वो एग्जिस्टेंस में है। और उस समय अगर किसी ने उसको मारा और ऊपर के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो गए, इंटेंशन टू कॉज डेथ, बॉडीली इंजरी और नॉलेज, तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड, उस बच्चे के कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज किया जा सकता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। देखो ना, वापस से पढ़िए, द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर्स वूम इज नॉट कल्पेबल होमिसाइड। जब तक वो वूम में है तब तक तो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, बट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, तब वो कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है। मे क्यों लिखा हुआ है? इंग्रेडिएंट्स तो फुलफिल होने चाहिए ना। मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज डेथ ऑफ द लिविंग चाइल्ड इफ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट फोर्थ दो द चाइल्ड मे नॉट हैव ब्रीथेड और हैज बीन कंप्लीटली बॉर्न। भले ही पूरी तरह से वो बच्चा पैदा नहीं हुआ है या उसने ब्रीथ करना शुरू नहीं किया है, फर्क नहीं पड़ता, बट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ दैट चाइल्ड अगर वो वूम से बाहर आ चुका है तो उसको एग्जिस्टेंस में माना जाएगा, लिविंग चाइल्ड माना जाएगा। और अगर वो लिविंग है फिर तो कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड होता है किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग। जब तक बच्चा वूम में है तब तक उसको एग्जिस्टेंस में नहीं माना जाता। कब से एग्जिस्टेंस में माना जाएगा? जब एनी पार्ट ऑफ हिज और हर बॉडी वूम से बाहर आ जाएगा, भले ही वो कंप्लीटली उसका बर्थ नहीं हुआ है। तो एक मूवमेंट वहां पे क्रिएट कर दिया कि कब से उस बच्चे का कल्पेबल होमिसाइड माना जा सकता है। वूम में मार दिया उसके लिए अलग है फीमेल फिटिसाइड, वो सारे सेक्शन हम पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है वो ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड जब हम पढ़ने वाले हैं वो सारे हम वहाँ पे पढ़ेंगे। मिसकैरेज के रिलेटेड कुछ ऑफेंसेस हैं वो सारे पढ़ेंगे हम, बट कल्पेबल होमिसाइड के लिए वो लाइबल नहीं होगा। ये फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे। क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? ताकि कल को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ तक जो पूरे ऑफेंस का जो असेंशियल इंग्रेडिएंट हो गया वो हमें समझ आ गया कि इंटेंशन और नॉलेज। मेंजरिया यहाँ पे किस फॉर्म में प्रेजेंट है? या तो इंटेंशन की फॉर्म में या फिर नॉलेज की फॉर्म में, वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। एक्टेस रियाज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके एक्ट के कारण से सामने वाले की डेथ हो रही है, बट जब मुझे मेंजरिया चेक करना है तो या तो वो इंटेंशन की फॉर्म में या नॉलेज की फॉर्म में है। इंटेंशन दो सिचुएशन, इंटेंशन टू कॉज डेथ, दूसरा इंटेंशन टू कॉज ओनली बॉडीली इंजरी, बट दैट बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ। फिर तीसरा नॉलेज है मुझे कि मेरा जो एक्ट है इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। यहाँ पे टर्म क्या यूज किया हुआ है उसने? लाइकली। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिखिए, टाइम हो गया। बट सर एक डाउट है अंजलि का, बट सर उसने अल्कोहल कंज्यूम किया था तो उसमें उसका इंटेंशन कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि वो तो होश में नहीं है, होश में नहीं होगा। हम इंटेंशन प्रूव ही नहीं कर रहे, हम तो नॉलेज प्रूव कर रहे हैं। वहाँ पे इंटेंशन वाले में तो लेके नहीं जा रहे थे ना उसको, डिटेल में करेंगे इस केस को भी, अदरवाइज हम इंटेंशन वाले में नहीं लेके जा रहे थे, हम उसको नॉलेज वाले में लेके जा रहे थे। ठीक है, चलिए इसको फिर हम कल और डिटेल में लेके जाएंगे टॉपिक को। ठीक है, अपने बेयर में जिस तरह से मैंने पढ़ाया है ना उसको मार्क कर लेना 1 2 3 करके। जो ये वाला पोर्शन था यहाँ से, जैसे ये फर्स्ट कर देना इंटेंशन टू कॉज डेथ, विद इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी वाला वो सेकंड कर देना, और लास्ट वाला थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों मेंजरियां हम बार बार इसको रिपीट करेंगे। कम से कम 100 टाइम्स तो मैं अभी इसको आपको खुद ही बोल बोल के याद करवा दूंगा, क्योंकि बार बार यूज होगा आगे चल के। तो आज हमने बेस बनाने की कोशिश की है, कल थोड़ा डिटेल में इस वाले टॉपिक को लेके जाएंगे। इतना आप रिवाइज कर लेना, कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं।